दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट संख्या 9। ये वीडियो राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के साथ साथ यूपीपीएससी द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए सॉल्व करते हैं यूपीपीएससी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट संख्या 9। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है या प्रैक्टिस सेट संख्या 9 है, इसका पहला प्रश्न आइए देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान से संबंधित है। देखते हैं सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। देखिए हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला और कौशाम्बी। इसके अलावा सूची 2 में ये दिया गया है कि इनके उत्खननकर्ता कौन थे। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता या जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में इसकी खुदाई हुई थी। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1923-24 और 1924-25 में करवाई थी। हस्तिनापुर दोस्तों ये बीबी लाल 1950 से 52 में इसका उत्खनन हुआ था। तक्षशिला जो है वो जॉन मार्शल ने इसकी खुदाई कराई थी और कौशाम्बी NG मजूमदार। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका A का तीसरा, B का चौथा, C का दूसरा और D का पहला। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर नीचे के कूट से चयन करके दीजिए। कथन क्या है? कथन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए थे। कारण है कि जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा था। तो दोस्तों मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में इस आंदोलन की निंदा की थी। जिन्ना ने कहा कि यदि अंग्रेज भारत छोड़ दें तो भारत में जंगल राज लागू हो जाएगा, इसलिए मुसलमान अंग्रेजों के नज़दीक आ गए थे। इसलिए आप जान लीजिए कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण यानी RA की सही व्याख्या करता है। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन A। अगला प्रश्न है दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था आपको बताना है। ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, औरंगाबाद या लाहौर। तो सही उत्तर है दोस्तों दारा सिकोह को दिल्ली में दफनाया गया था। दारा सिकोह देखिए यहाँ पर है। इटालियन इतिहासकार निकोलो मनुची कहते हैं अपनी पुस्तक स्टोरिया द मोगोर में कि दारा का सिर ताजमहल यानी आगरा में दफनाया गया, जबकि उसका धड़ हुमायूं के मकबरा दिल्ली में दफनाया गया। दारा की कब्र हुमायूं के मकबरे में बनी है। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। उनके आधार पर आपको सही कथन का सही कूट का चयन करना है। कथन 1 है कि जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे, ये सही है। मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे, ये गलत है। मनसबदारों के 3 वर्ग होते थे, ये भी सही है। और दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था, ये गलत है। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? 1 और 3 आपके सही हो जाएंगे। तो इस आधार पर जो सही कूट हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन D आपका सही हो जाएगा कि 1 और 3 सही है। दोस्तों अकबर की जो मनसबदारी व्यवस्था थी वो दशमलव प्रणाली पे आधारित थी। अकबर ने अपने अंतिम वर्षों में मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार के 2 पदों को आरंभ किया था। और देखिए जात का पद हाथी, घोड़े आदि सभी की संख्या का 2 तक था। सवार का पद घुड़सवारों की संख्या को निश्चित करता था। और मनसबदारों के 3 वर्ग होते थे। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत वो आते थे जो निर्धारित मनसब की संख्या के बराबर सवार रखते थे। दूसरी श्रेणी में वो मनसबदार आते थे जिनकी सवार संख्या उनके निर्धारित मनसब का आधा या आधे से अधिक होती थी। और तीसरी श्रेणी में वो मनसबदार आते थे जिनकी सवार संख्या निर्धारित मनसब के आधे से कम होती थी। और एक महत्वपूर्ण बात ये कि मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी नहीं होते थे। इन्हें वेतन नगद अथवा जागीर के रूप में प्रदान किया जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की
स्थापना हुई थी? ऑप्शन है 1975, 1965, 1985 या फिर 1995। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 1975 में संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा भारतेंदु नाट्य केंद्र या भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना की गई थी। 1981 में जो भारतेंदु नाट्य केंद्र था उसका नाम भारतेंदु नाट्य अकादमी कर दिया गया था। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए 1975 में भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना भारतेंदु नाट्य केंद्र के रूप में की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों पॉलिटी यानी राज व्यवस्था से संबंधित है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा और अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? ऑप्शन है 19, 20, 21 या 22। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 जो है इसमें वाक स्वातंत्र्य संबंधी अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 21 में आप जानते हैं कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और सही कूट के आधार पर आपको उत्तर का चयन करना है। समितियां हैं और उनका स्थापना वर्ष है। तो देखिए पी.के. थुंगन समिति, पी.के. थुंगन समिति जो है ये 1988, ए का चौथा आप मिला दीजिए। अशोक मेहता समिति 1977, इसके अलावा बी.आर. मेहता समिति 1957 और एल.एम. सिंघवी समिति 1986। तो सही कूट का जो है इस आधार पर आप सही कूट का चयन कर सकते हैं, ये है आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों मनरेगा कार्यक्रम में निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने का प्रयास किया गया है? अनुच्छेद 43, 45, 47 या फिर 50। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 43। दोस्तों मनरेगा कार्यक्रम जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय जो है रोजगार गारंटी कार्यक्रम है उसके अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 43 को लागू किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 43 में क्या कहा गया है कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन के द्वारा ऐसी किसी अन्य रीति के उद्योग या अन्य प्रकार के कर्मकारों को काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाले काम की दशाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। और मनरेगा जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट है वो राज्य के इसी संवैधानिक लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में एक कदम है। अगला प्रश्न देखते हैं 9वां प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन है राज्यसभा के द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, लोकसभा की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। तो सही उत्तर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, उनकी नियुक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किसे केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपको मिजोरम, कश्मीर, कन्याकुमारी या फिर गुजरात। तो सही उत्तर है दोस्तों कन्याकुमारी को केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है। केप कमोरिन तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में एक कस्बा है और इस कस्बे को कन्याकुमारी नाम से जाना जाता है। ये भारत की मुख्य भूमि से लगा हुआ दक्षिणतम पॉइंट है। अगला प्रश्न भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो देखिए नर्मदा, गोदावरी, महानदी या कृष्णा। आपको बताना है कि निम्नलिखित नदियों में से या प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी गोदावरी। प्रायद्वीपीय नदियों में दोस्तों गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है और गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? आपको बताना है भारत में सबसे पहले खनिज तेल का कुआं कहाँ पर खोदा गया था? ऑप्शन है मिजोरम, कश्मीर, डिगबोई, माकुम, नरकटिया या फिर लकवा में।
तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत में सबसे पहले खनिज तेल का कुआं ऊपरी असम के माकुम क्षेत्र में 26 मार्च 1867 को खोजा गया था। तो सही उत्तर है माकुम, ऑप्शन बी है। भारत में सबसे पहले खनिज तेल का कुआं जो है ये आपके असम में माकुम क्षेत्र में खोदा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इटली, सिसिली, सार्डिनिया और कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है? ऑप्शन देखिए, एड्रियाटिक सागर, एजियन सागर, लिगुरियन सागर या फिर टेरहेनियन सागर। तो सही उत्तर क्या है? इटली, सिसिली, सार्डिनिया और कोर्सिका से घिरा सागर जो है उसको टेरहेनियन सागर कहा जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। दोस्तों ये सागर भूमध्य सागर का एक भाग है जो कोर्सिका चैनल, बोनियो फेसियो और मेलिना जलसंधि के द्वारा अन्य सागरों से जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा, टेरहेनियन सागर कहा जाता है इटली, सिसिली, सार्डिनिया और कोर्सिका से घिरा सागर, और ये भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी का एक भाग है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है या आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है? आपको बताना है। ऑप्शन है फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। तो सही उत्तर है दोस्तों आपका जो है आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में आइसलैंड स्थित है। आइसलैंड आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है। ऑप्शन है अलास्का, स्कैंडिनेविया, ग्रीनलैंड या फिर आइसलैंड। तो सही उत्तर है आपका स्कैंडिनेविया। दोस्तों स्कैंडिनेविया प्रदेश जो है वो लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। सामी जनजातियां, जिनको कि लैप्स जनजाति कहा जाता है, ये प्रमुख रूप से उत्तरी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस के कोला प्रायद्वीप में पाई जाती हैं, और इस क्षेत्र को दोस्तों स्कैंडिनेविया प्रदेश कहा जाता है। अगला प्रश्न है सामान्य विज्ञान से संबंधित है। देखिए, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वो कुछ ऊपर उठ जाता है, ये आपका कथन है। कारण है सागर के जल का घनत्व तो नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। तो दोस्तों इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, क्योंकि सागर के जल में लवण घुले होने के कारण उसका घनत्व तो नदी के जल से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, ताप के किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या फिर र्यूमर। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमन पैमाने का ऋणात्मक मान तो होता है, लेकिन केल्विन पैमाने का ऋणात्मक मान नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, भार के अनुसार पानी यानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है 44.45%, 5.55%, 88.89% और 11.11%। तो दोस्तों आप जानते हैं H2O जल का आणविक मान, H2 मतलब 2 और ऑक्सीजन का भार 16 होता है। तो 2 + 16 यानी 18 ग्राम प्रति मोल। जल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 होती है। जल में हाइड्रोजन का प्रतिशतता जो हो जाएगा 2/18 × 100, तो ये हो जाएगा आपका 11.11%। भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशतता। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वर्णांध यानी कलर ब्लाइंडनेस पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी। उनके बच्चों की निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत वर्णांध होने की संभावना होती है? ऑप्शन है 25%, 50%, 100% या फिर 0%। तो दोस्तों वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके कि माता पिता की दृष्टि सामान्य थी। तो यहाँ स्त्री के माता पिता की दृष्टि का सामान्य होना दृश्य प्रारूप प्रदर्शित करता है, जबकि इसके जीन प्रारूप को निम्नलिखित में से 2 स्थितियां हो सकती हैं। माता में XX, पिता में XY, माता में XEX और पिता XY। तो उत्पन्न स्त्री, जब माता या पिता से उत्पन्न स्त्री का विवाह वर्णांध पुरुष से होता है तो उनकी कोई भी संतान वर्णांध नहीं होगी, यानी 0% संभावना होगा कि यदि किसी वर्णांध पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता भी सामान्य थे, तो उसमें उनके बच्चों में 0% होगी वर्णांधता की। लेकिन
यही है कि सामान्य स्त्री का विवाह बढ़ांध पुरुष से होने पर कोई भी संतान बढ़ांध नहीं होगी, 0% संभावना है। अगला प्रश्न, अस्थायी विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना किसमें होती है? प्राकृतिक संसाधनों के, भौतिक संसाधनों के, औद्योगिक संसाधनों के या सामाजिक संसाधनों के? तो सही उत्तर है अस्थायी विकास का तात्पर्य दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट या प्रोजेक्ट हाथी से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो 4 कथन है, इसमें एक कथन कोई गलत होगा, आपको उसे बताना है। देखिए, यह 1991-92 में शुरू किया गया था, ये सही है। ये मानव और हाथी के बीच टकराव की समस्या पर काम करता है, ये भी सही है। ये केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर आधारित है, ये आपका सही नहीं है। और इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया है। तो देखिए दोस्तों, जो प्रोजेक्ट हाथी 1992 में शुरू किया गया था, वो हाथियों और उनके आवास और गलियारों की रक्षा, मानव पशु या मानव हाथी विरोध की समस्याओं को हल करना और पालतू हाथियों का कल्याण करना, इस पर ये केंद्रित थी। तो ये जो गलत है वो है कि इसमें केवल जंगली हाथियों का कल्याण केंद्रित है, ये आपका कथन गलत है। अगला प्रश्न है, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कहाँ पर लागू की गई थी? तो ऑप्शन है हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब या तमिलनाडु में। तो सही उत्तर है दोस्तों कर्नाटक में आपकी सबसे पहले मौसम आधारित फसल बीमा योजना 2007 में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार रूप में मानव विकास को मान्यता दी थी? आपको बताना है। ऑप्शन है 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना या फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, 8वीं पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार रूप में मानव विकास को मान्यता दी थी। तो ये था 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो मूलभूत उद्देश्य था, विभिन्न पहलुओं में मानव विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कथन और कारण से संबंधित है। कथन है शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्र में होती है, और कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न होता है। तो सही उत्तर है दोस्तों कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि जो शहरी गरीबी है उसकी जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 25वां प्रश्न है दोस्तों, 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? तो जो 2011 की जनगणना थी उसका आदर्श वाक्य या मोटो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक 2010-11 के दशक में भारत के जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर रही है? तो इसमें मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा दोस्तों। 2001 से 11 के बीच जो हमारे जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर रही है वो 17.64% रही है। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? 17.64% जो है हमारे जो 2001 से 11 के बीच भारत की 10 की वृद्धि दर रही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए कि 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी, और ये यूपी स्पेशल के अंतर्गत ये प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में मेंथा तेल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत मेंथा का संपूर्ण विश्व का 80% उत्पादन करता है, और इसमें सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है जो कि लगभग 85% के आसपास है। तो ये प्रश्न देखिए, भारत में मेंथा तेल के उत्पादन का योगदान सर्वाधिक 85%। इसमें जो मुख्य रूप से मेंथा का उत्पादन होता है दोस्तों, बाराबंकी, अंबेडकर नगर जिलों में इसका मुख्य रूप से उत्पादन होता है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, सामान्य गणित से। देखिए, एक संख्या अपने 20% से 20 अधिक है, वो संख्या कितनी है? तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अगर जो वो संख्या x है,
आपने मान लिया, तो कह रहा है कि वह संख्या अपने 20% से x इंटू 20/100 और उससे कह रहा है जो है कि +20 अधिक है। तो देखिए अब हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे x इंटू 20/100 हो जाएगा 1/5, तो x माइनस x बटे 5 इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, 4x बराबर 100 और x बराबर 25। तो सही उत्तर आपका कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी 25। एक संख्या अपने 20% से 20 अधिक है तो वो संख्या 25 हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि एक लड़के से कहा गया कि वह एक संख्या के आधे को 6 से भाग दे, शेष आधे को 10 से भाग दे और प्राप्त उत्तरों को जोड़ दे। उसने समय बचाने के लिए संख्या को 1/2 6 + 10 से भाग दे दिया। उसका प्राप्त उत्तर वास्तविक उत्तर से कितना होगा? तो दोस्तों अगर जो ये करता है लड़का, ऐसा करता है कि 6 + 10 को 1/2 से भाग दे देता है, तो उसका वास्तविक उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, वो वास्तविक उत्तर से कम होगा। अगला प्रश्न है 8 सेंटीमीटर अर्धव्यास के अर्धवृत्त में निर्मित सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, आपको बताना है। तो एक अर्धव्यास है जो कि 8 सेंटीमीटर अर्धव्यास का है और इसके अर्धवृत्त में निर्मित सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों r² सेंटीमीटर, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि r² सेंटीमीटर जो है वो 8 सेंटीमीटर अर्धव्यास के अर्धवृत्त में निर्मित सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अगला प्रश्न है कि प्लस और भाग तथा 2 और 5 को आपस में बदलते हुए 8 देखिए 8 + 4 × 5 / 2 - 3 का मान ज्ञात करना है। तो जब आप इसको हल करेंगे दोस्तों तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 6 हो जाएगा, इसको आप हल कर सकते हैं। एक प्रश्न रीजनिंग से संबंधित है। निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या कितनी है? 82, 97, 114, 133। तो देखिए 82 में 15 जोड़ने पर आपका 97 आता है। 97 में जब 17 जोड़ेंगे तो 114 आएगा। 114 में 19 जोड़ेंगे तो 133 आएगा और 133 में 21 जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा 154। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 154, क्योंकि यहाँ से 15, 17, 19 और 21 आपको जोड़ना है। अगला प्रश्न है एक अनुक्रम दिया गया है XBZ YVDY TFX RH W, इसमें अगला पद क्या होगा? तो दोस्तों ये जो श्रृंखला बन रही है तो एक देखिए एक घट रहा है, पहले वाले में x से -2 हो रहा है तो v हो रहा है, b से +2 हो रहा है तो d हो रहा है और यहाँ पर z से -1 हो रहा है तो ये आपका y हो रहा है। तो इसी प्रकार जब आप क्रम मिलाएंगे तो सही उत्तर PJV हो जाएगा, PJV। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 34वें का। अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न है भारत के निम्न प्राणियों पर विचार करिए। मगरमच्छ और हाथी, इनमें से कौन संकटापन्न जाति या जातियां हैं? ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों मगरमच्छ और हाथी दोनों ही संकटापन्न जातियों की श्रेणी में आती हैं। और IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा भारत में जो मगरमच्छ पाए जाते हैं उनकी प्रजातियों में और हाथी की संकटापन्न प्रजातियों की श्रेणी में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है करेंट अफेयर से 16 से 24 जनवरी 2021 के मध्य 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित किया गया और इनमें से जो कथन हैं उन पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पर कथन है कि इस वर्ष महोत्सव का फोकस देश बांग्लादेश था और महोत्सव में द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित डेनिश फिल्म इनटू द डार्कनेस डी फारबेडेड आर ने प्रतिष्ठित गोल्डन पुरस्कार जीता था। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 1 और 2, केवल 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न है 15 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था?
तो सही उत्तर दोस्तों भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ था और सर्वोच्च स्थान इसमें नॉर्वे को मिला था। अगला प्रश्न है 29 जनवरी 2021 को केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 पेश किया। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो सही उत्तर है दोस्तों 11%। और अगला प्रश्न 2 फरवरी 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया। इस दिवस का मुख्य थीम क्या था? तो दोस्तों 2021 में मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का जो थीम था वो था आर्द्रभूमि और जल। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए आर्द्रभूमि और जल। 2 फरवरी 2021 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का मुख्य विषय था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि 17 जनवरी 2021 को बैडमिंटन प्रतियोगिता योनेक्स थाईलैंड ओपन 2021 के महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता था? तो सही उत्तर है कैरोलिना मारिन। और आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कैरोलिना मारिन स्पेन की खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा यूपीजीआईसी प्रवक्ता यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता के सामान्य अध्ययन का जो है प्रैक्टिस सेट संख्या 9 आपने सॉल्व किया। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए, आप इसे तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।